आज मैं आप लोगों को डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ाता हूँ। कुछ होमवर्क भी बचा था डिस्कस करने को। नहीं। नेक्स्ट हेडिंग इज डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का मतलब है कि सपोज कोई भी पार्टिकल किसी भी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, जिस सर्कुलर पाथ का रेडियस r है, तो हम लोगों ने देखा था कि इसको एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन तो चाहिए ही चाहिए। देखा था ना ये वाला एक्सीलरेशन, जिसको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन या रेडियल एक्सीलरेशन कहते हैं, और ये वाला एक्सीलरेशन को टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कहते हैं, जो स्पीड के डायरेक्शन में होता है। बताया था ना। यस सर। ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन अगर 0 हो जाता है तो इसको हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। याद है? यस सर। और ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन अगर 0 नहीं होता है तो इसको नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। अगर ये 0 नहीं होता है तो इसको नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। इस सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की वैल्यू होती है v² r के बराबर। बताया था। तो अगर मोशन हो रहा है तो v कुछ न कुछ जरूर होगा। हो रहा है ना, बिना स्पीड के तो मोशन होता नहीं है। यस सर। मतलब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जरूर होगा। इसका मतलब है कि सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में एक फोर्स जरूर होना चाहिए। तो सर्कुलर मोशन का कंडीशन हो गया, इसका मतलब है सर्कुलर मोशन का कंडीशन हो गया। सर्कुलर मोशन का कंडीशन ये हो गया कि सर्कुलर मोशन तभी पॉसिबल है जब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स एग्जिस्ट करे। सो a particle will execute circular motion only when there exists a force perpendicular to
velocity of particle towards center of circular path. Full stop. This force is known as centripetal force. समझ आया बेटा? तो बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता, और वो होता किधर है? तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। याद रहेगा? और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज v²/r। होगा? होगा? Yes, sir. और v इक्वल टू r ओमेगा होता है, तो इसी को m ओमेगा स्क्वायर r भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? Yes, sir. तो जल्दी से पहले यहाँ पे कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। Sir. लिख लिया बेटा आप लोगों ने? Yes, sir. सबका हो गया? आगे बढ़ूं? Yes, sir. अच्छा, तो दुनिया में जहां कहीं भी सर्कुलर मोशन है, आपने देखा होगा
वहां पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स जरूर होता है, उसके बिना सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता है। जैसे कुछ एग्जांपल बताओ सर्कुलर मोशन का जो देखा होगा। बोलो। इस सेंट्रीपिटल फोर्स का कुछ एग्जांपल बताओगे? जैसे केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है बेटा? यस सर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में दिखाया होगा सर ने कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है। यस सर। Yes, sir. तो पहला एग्जांपल ये हो गया मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस। तो उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आता है? क्योंकि बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के तो सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता। बोलो। ये है न्यूक्लियस और ये है आपका इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हो गई। मतलब इस सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव भी नहीं कर सकता है अनलेस इधर कोई सेंट्रीपिटल फोर्स हो। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आएगा? बताओ। देखो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज रहता है ना? यस सर। और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा हमेशा इसी लाइन में, चाहे जहां कहीं भी रहे, है ना? Yes, sir. तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स देता है। समझे? यस सर। सर ने कुछ ऐसा बताया होगा Q1 Q2 जनरल फॉर्मूला स्कूल में भी देखा होगा। फॉर्मूले की जरूरत नहीं, जस्ट आपको याद दिला रहा हूँ। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ऐसा वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दो चार्ज के बीच का फोर्स। ये याद नहीं करना, जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जहां भी सर्कुलर मोशन होगा वहां पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स जरूर होगा, हमें दिखाई दे या हमें दिखाई नहीं दे। ठीक है? यस सर। जैसे अर्थ है या बाकी प्लैनेट है वो सन के अराउंड मूव करता है, उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आएगा? बोलिए। बोलो बेटा, उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आएगा? सन से। कहां से? ये सन है और ये कोई प्लैनेट है, अर्थ है या कोई भी प्लैनेट है। ये अगर इस सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो ये इसकी वेलोसिटी है। मतलब इस केस में इधर एक सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स इस केस में कहां से आएगा? तो देखो, स्कूल में वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़े हो? तो ये जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है सन और अर्थ के बीच में, वो सेंट्रीपिटल फोर्स देगा।
है ना बेटा? याद करो, Gm1m2/r²। Yes, sir. ऐसा कुछ पढ़ते थे ना बचपन में। तो यहाँ पर ये सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। थर्ड, कोई भी एग्जांपल जहां भी सर्कुलर मोशन दिखाई दे वहां पर मन ही मन सेंट्रीपिटल फोर्स ढूंढने की कोशिश करो, क्योंकि बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता। हमें दिखाई दे या नहीं दे, जरूर हो रहा होगा। ठीक है। थर्ड एग्जांपल, जिसको कोनिकल पेंडुलम कहते हैं, मतलब इनफाइनाइट एग्जांपल हो सकते हैं, कुछ तो मैं दिखा के बता रहा हूं जिससे तुम्हें पता चले कि सेंट्रीपिटल फोर्स के बिना सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। कोनिकल पेंडुलम का मतलब है कि बहुत बार आप ऐसा देखते होंगे, ऐसे एक धागे में पत्थर बांध के ऐसे घुमाओगे तो ये हॉरिजॉन्टली इस रेडियस के सर्कल में घूमेगा ना बेटा? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. एक धागे में पत्थर बांध के, मतलब आपके लिए ये ब्लैक कर देता हूं, ये धागा और ये पत्थर, ये इसको अगर ऐसे घुमाओगे तो ये एक सर्कल में जाएगा ना। तो यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो इस स्ट्रिंग का टेंशन T इधर लगेगा, इसका खुद का वेट mg नीचे लगेगा। ये एंगल अगर थीटा है, कुछ तो एंगल होगा ही, तो इस टेंशन T का ये एंगल भी थीटा होगा। तो एक कंपोनेंट हो जाएगा T cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा T sin थीटा, है ना? तो इस केस में क्या होगा, ये T cos थीटा इसके वेट mg को बैलेंस करेगा, करेगा ना। और ये जो T sin थीटा है, इसका डायरेक्शन देखो टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल है। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r उसके बराबर होगा। कहने का मतलब यह है कि दिस कंपोनेंट ऑफ टेंशन विल प्रोवाइड रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। आया समझ में? Yes, sir. So Yes, this sir. component of tension in a string will provide required centripetal force. तो बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के सर्कुलर मोशन नहीं होता है। फुल स्टॉप। जल्दी से इसको कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। कहां से? यहां से बाकी एग्जाम्पल से बाकी होगा ना। और एग्जाम्पल देता हूं।
लिख लिया सबने बेटा? Yes, sir. आगे Sir, बढ़ो। 1 minute. ठीक है ठीक है ठीक। Sir, done. ठीक है। सबका हो गया? ठीक है। चलिए अब देखो, ये हो गया तो। अच्छा, इसके अलावा जैसे मान लो अगर कभी सर्कुलर पाथ में साइकिल चलाते हो तो देखा है कि खुद ब खुद हम लोग टर्न हो जाते हैं साइकिल की, आई मीन सर्कुलर पाथ में जिधर सेंटर रहता है उधर की ओर, कभी ध्यान दिया है? इस बात को कभी ध्यान दिया है कि सर्कुलर पाथ में साइकिल चलाते वक्त हम सीधा नहीं रहते हैं? मोशन ऑफ साइक्लिस्ट along a circular track. जैसे देखो, मान लो कि अगर सीधा रोड है तो क्या होगा? साइकिल वाला आदमी सीधा रहेगा। कैसे समझाऊं मैं तुम लोगों को? तुम लोग तो कुछ रिस्पॉन्ड करते ही नहीं हो। मैंने पूछा कभी ध्यान दिया है कि साइकिलिस्ट जब सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो खुद टेढ़ा हो जाता है? इस बात को कभी ध्यान दिया है? Yes, sir. Yes, sir. तो इस बात को अगर ध्यान दिया होगा तो देखोगे सीधा रोड पे जब चलता है तो तब अगर टेढ़ा होगे तो हो सकता है गिर जाओ, टेढ़ा होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सर्कुलर पाथ में जाएगा तो उसको बिना टेढ़ा हुए वो जा ही नहीं सकता। अपने आप बिना फिजिक्स पढ़े हुए एक टेंडेंसी होती है टेढ़ा हो जाने की। ध्यान दिया है ये बात? Yes, sir. तो जैसे सपोज ऐसे एक डायग्राम मिला मुझे, ऐसे देखो, तो इस प्रोसेस में होता क्या है, क्यों टेढ़ा होता है? क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम देखो,
ये जो आदमी का वेट है खुद का mg, वो तो नीचे लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये हो गया आदमी का वेट, इसको भी रेड कलर करते हैं, ये हो गया आदमी का वेट। और ये जो साइकिल ग्राउंड से टच किया है, तो ग्राउंड और साइकिल के बीच जो कांटेक्ट है, उस कांटेक्ट का रिएक्शन फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा। परपेंडिकुलर मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर, मतलब वो इधर लगेगा। जानबूझ के डायग्राम में बड़ा बना रहा हूं। तो ये हो गया आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो ग्राउंड इस पर लगा रहा है। यही दो फोर्सेस हैं और तो कोई फोर्स है नहीं। जो भी रिक्वायरमेंट हो सेंट्रीपिटल की, सेंट्रीफ्यूगल, जो भी फोर्स की रिक्वायरमेंट हो, यही दो फोर्स से मिलने वाला है। तो अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि mg नीचे और इसके टेढ़ा होने की वजह से नॉर्मल रिएक्शन इधर। अगर ये साइक्लिस्ट टेढ़ा नहीं होता तो ये नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली ऊपर लगता ना, है या ना? Yes, Yes, sir. sir. ये साइक्लिस्ट अपनी जगह से अगर थीटा एंगल टेढ़ा हुआ है तो नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल से थीटा एंगल इधर हो गया। तो नॉर्मल रिएक्शन का ये वाला कंपोनेंट हो गया n sin थीटा, और नॉर्मल रिएक्शन का ये वाला कंपोनेंट हो गया n cos थीटा। हो गया। तो अब इसके इक्विलिब्रियम के लिए n cos थीटा mg के बराबर होगा। यस सर। और ये जो n sin थीटा होगा, ये रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, दैट इज mv स्क्वायर बाय r। है ना? सो बाकी दोनों को डिवाइड करके थीटा वीटा निकाल ही सकते हो। दोनों को डिवाइड कर दोगे, अब जो भी पूछो वो कोई काम नहीं है, तो सिंपल मैथमेटिक्स है। तो tan थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय mg, दैट इज v स्क्वायर अपॉन rg हो जाएगा। तो कितने एंगल से टर्न करेगा वो अगर निकालना है तो v स्पीड से r रेडियस के ट्रैक पर मूव करने के लिए tan इनवर्स v स्क्वायर बाय rg, इतने एंगल से उसको वर्टिकल से टर्न होना पड़ेगा, है ना? बट मेरा कहने का मतलब है कि मुझे ये समझाना है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन विल प्रोवाइड रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है? समझे मेरी बात? Yes, sir. यस सर। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन will provide required centripetal force। मतलब जहां कहीं भी सर्कुलर मोशन है, तुम्हें दिखाई दे नहीं दे, समझ आए नहीं आए, जरूर सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं है। कॉपी कर लीजिए।
हो गया? Yes, sir. आगे बढ़ूं? Yes, sir. कभी कभी क्या होता है कि अब ये तो साइकिल छोटा सवारी है, आप टेढ़ा होके चल सकते हो, लेकिन जहां पर हेवी व्हीकल्स होते हैं, ट्रक है, बस है, तो वो सब कैसे टेढ़ा होगा, है ना, सर्कुलर मोशन में। तो अगर गौर किए होगे तो हाईवे पर जहां भी शार्प टर्निंग होता है वहां पर हेवी व्हीकल को टर्न करने के लिए रोड को ही थोड़ा टेढ़ा बनाया जाता है। कभी देखा है किसी ने? Yes, sir. उसको हम लोग बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। कहने का मतलब ये है कि जहां भी शार्प टर्निंग होता है, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो वहां पर रोड को फ्लैट नहीं बनाते हैं, थोड़ा सा इंक्लाइंड बनाते हैं। ऐसा मतलब रोड तो ऐसे फ्लैट होता अगर सीधा जाना होता तो, लेकिन अगर समझ लो राइट टर्निंग है ऐसा, तो जानबूझ के रोड को थोड़ा सा जो एक्चुअल हॉरिजेंटल डायरेक्शन है उससे थोड़ा इंक्लाइंड बनाते हैं। पहले सही सही बोलो, सबने इस बात को ध्यान दिया है कि नहीं? इधर पूनम लोनावला साइड जाओगे तो जहां भी वो पहाड़ में टर्निंग रहता है देखोगे ऐसे टेढ़ा बनाया रहता है। सबने ध्यान दिया है इस बात को? यस सर। अच्छा, तो ये ऐसा क्यों किया जाता है? देखिए, ये भी एक्चुअल में साइकिलिस्ट के मोशन के जैसा ही है, बट थोड़ा समझ लो। मान लो ये आपका व्हीकल है, तो ये व्हीकल का वेट mg नीचे लगेगा और ये इंक्लाइन प्लेन के साथ जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इधर लगेगा। तो ये नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल से टेढ़ा हो गया। तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, हाँ या ना? बोलो। Yes, sir. पक्का? सॉरी। तुम लोगों को सोम सर क्या पढ़ा रहे हैं अभी? कौन सा चैप्टर? Vector. वेक्टर। अच्छा, अभी वेक्टर ही चल रहा है। तो ये हो गया mg नीचे, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन इधर। तो नॉर्मल रिएक्शन का ये वर्टिकल वाला कंपोनेंट ये हो गया n cos थीटा और ये हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट हो गया n sin थीटा। तो ये जो हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है, ऐसे 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 टर्न ले रहा है, इस हॉरिजॉन्टल सर्कल में टर्न लेने के लिए जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो n sin थीटा देगा। तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखेंगे? ठीक वैसे ही n cos थीटा mg उसके वेट को बैलेंस करेगा और n sin थीटा रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, दैट इज mv²/r। इन दोनों को डिवाइड कर दोगे 2/1, तो sin/1 tan थीटा वही रिजल्ट आएगा पुराना वाला, इज इक्वल टू v²/rg हो जाएगा। होगा ऐसा? तो यहां से हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स v²/rg। इसको कहते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। तो ये एक फॉर्मूला हुआ, ये एज अ फॉर्मूला रख लो क्योंकि बहुत जगह यूज होता है। वैसे
कॉमन सेंस है ये सब। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। ठीक है, आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. इसको जल्दी से कॉपी कर लो। आगे बढ़े। Yes, sir. क्या सबने? लिख लिया सबने? Yes, Yes, sir. sir. एक और देखो, ऐसे ही ये सब कुछ कॉमन सेंस की चीजें हैं, कोई थ्योरी तो है नहीं। मोशन along a curved path जस्ट ऐसे ही दिखा रहा हूं कि सर्कुलर मोशन के इक्वेशन को लिखते कैसे हैं, कैसे सोचते हैं। जैसे इधर देखो, सपोज कोई एक रास्ता ऐसा है, ऐसा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा होके ऐसा गया, ऐसा कुछ हो सकता है ना टेढ़ा मेढ़ा रास्ता। तो जैसे मान लो कुछ कुछ ये पॉइंट देखो, यहाँ पर पार्टिकल v स्पीड से जा रहा है, तो ये परफेक्ट सर्कल तो है नहीं समझ रहे हो। लेकिन ये सर्कुलर पार्ट का जो भी पोर्शन है, इसका सेंटर कहीं इसी लाइन में नीचे लाई करेगा, md नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। इसको मान लो पॉइंट ए कहते हैं।
ये आते आते मान लो यहाँ पर पहुंच गया, वही कहानी, नॉर्मल ऊपर, mg नीचे, कुछ किसी स्पीड से जा रहा है, जो भी स्पीड हो उससे मुझे नहीं, मान लो v स्पीड से ही जा रहा है, ये मान लो यहाँ पर कहीं है, तो वही कहानी, mg नीचे, इसका नॉर्मल रिएक्शन इधर कहीं होगा, तो इस पॉइंट को B और इस पॉइंट को मान लो C कह दो। तो हर जगह पर ये जिस किसी भी सर्कुलर, जैसे अगर इसी को मैं देखूं तो ये जिस किसी भी सर्कुलर पोर्शन का हिस्सा है उसका सेंटर कहीं यहाँ लाई करेगा और रेडियस कुछ ये होगा R1। ये वाला पाथ जिस सर्कुलर पोर्शन का हिस्सा है उसका सेंटर कहीं यहाँ लाई करेगा, रेडियस होगा R2। समझ रहे हो ये लोग, तुम लोग मेरी बात? Yes, sir. समझ आ रहा है कुछ? Yes, sir. है ना? यही कहानी इधर भी होगी, ये जिस किसी भी सर्कुलर पार्ट का हिस्सा है उसका सेंटर कहीं यहाँ होगा, रेडियस R3 होगा। तो हर जगह जब हम सर्कुलर मोशन का इक्वेशन लिखेंगे, देखना सब ध्यान से देखना, यही समझने वाला पार्ट है। पॉइंट ए पर अगर लिखे तो पॉइंट ए पर रिजल्टेंट सेंट्रीपिटल फोर्स किधर होना चाहिए, नीचे या ऊपर? ओ भाई साहब, पॉइंट ए पर रिजल्टेंट सर्कुलर फोर्स, रिजल्टेंट सेंट्रीपिटल फोर्स किधर होना चाहिए, डाउनवर्ड या अपवर्ड? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड होना चाहिए। तो पॉइंट ए पर हम इक्वेशन ऐसा लिखेंगे, mg माइनस नॉर्मल एट ए इज m v स्क्वायर बाई r1 लिखेंगे। नीचे mg लग रहा है, ऊपर n लग रहा है, मतलब रिजल्टेंट नीचे कितना हुआ, mg माइनस n हुआ। हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. पॉइंट बी पर किधर होना चाहिए, अपवर्ड। अपवर्ड। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या हो जाएगा, नॉर्मल एट बी माइनस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r2, ऐसा होना चाहिए। पॉइंट सी पर तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो mg का ये वाला कंपोनेंट mg साइन थीटा और ये वाला कंपोनेंट mg कॉस थीटा। तो पॉइंट सी पर क्या इक्वेशन लिखेंगे, नेट सेंट्रीपिटल फोर्स इधर होना चाहिए, तो पॉइंट सी पर मेरा इक्वेशन हो जाएगा mg cos थीटा माइनस नॉर्मल एट सी इज mv स्क्वायर बाई r3, कुछ ऐसा होगा। Yes, sir. तो ये जस्ट एग्जांपल है कि सर्कुलर मोशन में इक्वेशन कैसे लिखते हैं। हमेशा हम लोग नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर ढूंढने की कोशिश करते हैं और ये नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर वेक्टर रिजॉल्व करके जो भी होगा उसको mv स्क्वायर बाई r से इक्वेट कर देते हैं। जल्दी से कॉपी कर लो और इसके कुछ प्रैक्टिस करा देता हूँ, जितना भी बताया उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम के प्रैक्टिस करा देता हूँ।
Done, sir. हो गया? No, sir. Sir, done. ठीक है। आगे बढ़े? Yes, sir. sir. चलिए अब कुछ प्रैक्टिस करते हैं। अभी जो भी सीखा उसी के बेसिस पर कुछ क्वेश्चन देता हूँ प्रैक्टिस करने का। पहले तो ये 4 क्वेश्चन कीजिए। दिख रहा है सबको? Yes, sir. ठीक है, कोशिश कीजिए। हो जाएगा, खुद से हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है।
आया कुछ आंसर? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. आया. सारे हो गए? No, sir. Third दो पे थर्ड पे. ठीक है, दोनों कर लो, फिर आगे एक ही साथ बताता हूँ। फर्स्ट और सेकेंड सबका हो गया है? Yes, sir. yes, sir. नहीं, जस्ट स्लाइड ऊपर करने के लिए, और कुछ नहीं। तो कुछ और क्वेश्चन मैं ऐड कर दूं इसके लिए। एक मिनट, पर जस्ट 3 क्वेश्चन और ऐड कर देता हूँ। कोशिश कीजिए।
4 तक हो गया? बोलो, 4 तक हो गया? फोर्थ तक हुआ, हाँ या ना? नो सर। चलो तो फर्स्ट फोर्थ पहले बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहले फर्स्ट फोर क्लियर कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। A car mass 1000 kg moves on a circular path, constant speed 16, turned by 90 degree, traveling 628 meter on the road. The centripetal force acting on the car. तो 90 डिग्री में 628 मीटर टर्न किया, है ना? 90 डिग्री में 628 मीटर टर्न किया, तो यहाँ से रेडियस मिलेगा। यस सर। Yes, sir. तो इसको क्या लिखेंगे? 2 पाई आर का 1/4 कितना होता है? π/2। पाई आर बाई 2। तो पाई आर बाई 2 की वैल्यू है 628, है ना? बोलो। Yes, sir. तो रेडियस आर कितना हो जाएगा? 2 इंटू 628 अपॉन 3.14। तो ये 200 इंटू 2 400 मीटर रेडियस हो जाएगा। रेडियस 400 मीटर मिल गया। स्पीड 16 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। मास 1000 केजी दिया हुआ है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल गया। यस सर। Yes, sir. तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? एम वी स्क्वायर बाई आर। एम हो गया 1000, वी स्क्वायर मतलब 16 इंटू 16, आर मतलब 400, है ना? तो 2 जीरो यहाँ गया, 4 4 जा 16, 4 10 जा 40, 40 इंटू 16 कितना होगा? 640. 640 न्यूटन। आंसर आया समझ में? Yes, sir. पक्का? क्वेश्चन नंबर 2. A cyclist moving on a circular turn radius 80 meter with velocity 72 km per hour has to lean how much? तो सबसे पहले तो 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करेंगे तो कितना होगा? कितना होगा मीटर पर सेकंड में? $20। 20 मीटर पर सेकंड होगा। 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे। ये सब भी सिखाऊं, बताओ तो। अभी ऊपर थोड़ी देर पहले देखा था, थीटा इज tan इनवर्स वी स्क्वायर बाई आर जी। बोलो। यस सर। यस सर। तो tan इनवर्स वी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 20 इंटू 20। आर कितना है? 80 मीटर। जी कितना है? 10। तो कितना हो गया ये? tan इनवर्स 1/2 हो गया। यस सर। Yes, sir. Question number 3. A curved section of road is banked for a speed v. If there is no friction between road and tire, then car is more likely to slip at higher ऐसा वैसा। तो देखो, अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है तो क्या होगा? स्पीड अगर ज्यादा बढ़ाएंगे
ऐसे समझ, सेंट्रीपिटल फोर्स तो कांस्टेंट हो गया ना, एन साइन थीटा जो भी आता था, है ना, Yes, sir. और एन होता था एम, तो ये तो हो गया कांस्टेंट। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है एम वी स्क्वायर बाई आर। तो v बढ़ाओगे तो r भी बढ़ाना पड़ेगा। चमका कुछ? समझ आ रहा है? Yes, sir. तो एम वी स्क्वायर बाई आर अगर कांस्टेंट रखना है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट देगा वो वैल्यू तो चेंज हो नहीं सकता। तो वो अगर चेंज नहीं हो सकता तो वी स्क्वायर बाई आर, और मास चेंज नहीं हो सकता, मतलब वी स्क्वायर बाई आर की वैल्यू कांस्टेंट रहनी है। तो v इंक्रीज करेंगे तो r भी इंक्रीज होगा, v डिक्रीज करेंगे तो r भी डिक्रीज होगा। मतलब स्पीड कम करोगे तो नीचे आएगा, स्पीड ज्यादा करोगे तो ऊपर जाएगा। समझ रहा है? Yes, sir. अच्छा रुको, एक चीज दिखाता हूँ। वो तुम लोगों ने सर्कस में वो मौत का कुआं देखा है, Yes, sir. डेथ वेल? तो डेथ वेल में क्या होता है एक्चुअल में, यही कहानी होती है ना, कि ये इंक्लाइंड रहता है रोड चारों ओर। तो देखते होगे बाइक वाला स्पीड बढ़ाता है तो ऊपर चला जाता है, और स्पीड कम करता है तो नीचे आ जाता है। ध्यान दिया है कभी इस बात को? Yes, sir. तो स्पीड बढ़ाएगा तो ऊपर जाएगा, तभी तो रेडियस बढ़ता जाएगा। ऊपर जाने से रेडियस बढ़ता जाएगा और नीचे जाने से रेडियस कम होता जाएगा। और ये थीटा कांस्टेंट हो गया। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कांस्टेंट है, स्पीड बढ़ाने पर टेंडेंसी ऊपर जाने की होती है, स्पीड कम करने पर टेंडेंसी नीचे आने की होती है। कॉमन सेंस है, है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो जब v स्पीड से जाएगा तब स्लिप नहीं करेगा, v से ज्यादा होगा तो ऊपर जाएगा, v से कम होगा तो नीचे आएगा। ठीक है? अच्छा, यहां तक कोई दिक्कत? No, sir. अच्छा, तो ऑप्शन ए, कार इज मोर लाइकली टू स्लिप एट स्पीड्स हायर देन v, ये रॉन्ग हो गया। v से ज्यादा होने पर बाहर जाएगा तो उसको स्किड कहना कहते हैं, स्लिप तो नीचे कहने को कहते हैं। तो ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया। हायर स्पीड पर, लोअर स्पीड पर स्लिप करेगा, हायर स्पीड पर स्किड करेगा। ठीक है? कार कैन नॉट रिमेन इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ये भी रॉन्ग हो गया। कार विल नॉट स्लिप व्हेन मूविंग, हाँ ये सही है। v स्पीड से जाएगा तो नहीं स्लिप करेगा, v से ज्यादा पर जाएगा तो ऊपर स्किड करेगा, v से कम पर जाएगा तो नीचे स्लिप करेगा। समझ आ रहा है? चमका कि नहीं? Yes, sir. Fourth, a road is banked at an angle 30 degree to horizontal for negotiating a curve of radius इतना। तो मुझे रेडियस पता है, तो मुझे रेडियस मालूम है। At what velocity will a car experience no friction while negotiating the curve? No friction मतलब फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद हो जाएगा। तो वही कहानी है, tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर जी। तो tan 30 1/√3 v स्क्वायर 300, रेडियस r कितना दिया है? अच्छा सॉरी, रेडियस है 10√3, मैं v को 10√3 दिया, v तो निकालना है। तो ये हो गया v स्क्वायर, रेडियस हो गया 10√3 और g हो गया फिर 10। तो √3 गया, v स्क्वायर 100 हो गया, मतलब v 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। 10 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में करोगे तो कितना होगा? 36 किलोमीटर पर आवर। आया समझ में? चमका सबको कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो चलो फर्स्ट 4 हो गया, अब नेक्स्ट 3 अटेम्प्ट कीजिए।
अटेम्प्ट कर लो, फिर ये भी बता देता हूँ। ऊपर वाला किसी को लिखना है? यस सर। धीरे धीरे बताया, उसमें लिखना कहाँ, कौन सा लिखना है? सर फोर्थ वाला सर, लास्ट का 2 लाइन बचे। ठीक है, देख लो, लिख लो। लिख लो, आगे का सॉल्व करो, फिर आगे का ही बताया हूँ थोड़ी देर में। एक बार आप लोग अटेम्प्ट तो कर लो।
फिफ्थ सिक्स सेवन तीनों हुआ। सर फिफ्थ हुआ। फिफ्थ और सेवेंथ का क्या सीन है? सर 7th ही बाकी है। अच्छा कीजिए जल्दी। हो गया। यस सर हो गए। यस सर डन। ठीक है, एक एक करके देखिए। पहले तो क्वेश्चन नंबर 5th। If radii of circular path of two particles of same mass are in the ratio 1:2, मतलब मुझे R1:R2 मालूम है, तो R1/R2 मेरा 1/2 है। मास सेम है, दैट इज M1/M2 1 है। In order to have same centripetal force, their speed should be in the ratio. तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी सेम है, F1/F2 1 है ना। तो आपसे क्या पूछा है, V1/V2 कितना होगा, यही पूछा है ना। तो इससे सिंपल क्या होगा, तुम लोग खुद बताओ। F क्या होता है, mv²/r होता है ना। यस बोलो। सर। F सेम है, M सेम है, R1/R2 का रेशियो मालूम है, V1/V2 का पूछा है, हो जाएगा। So V1² is equal to V2² So V1/V2 is under root R1/R2, ऐसा होगा। That is 1/√2 होगा। तो आंसर सी होगा। लिखते चलिए, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। No, sir. नो सर। Question number 6. A particle moving along a circular path due to a centripetal force having constant magnitude. तो सेम कहानी है, इसमें भी सेंट्रिपिटल फोर्स कांस्टेंट है। तो सेंट्रिपिटल फोर्स कांस्टेंट है, मतलब V²/R कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है स्पीड एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकता ना, क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है वेक्टर का, है ना। Yes, sir. क्या होगा, स्पीड तो कांस्टेंट रहेगा,
बट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा ना, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वेक्टर में पढ़े होगे, है ना। Yes. तो स्पीड कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी वेरिएबल होगा। तो कांस्टेंट स्पीड होगा, वेलोसिटी वेरिएबल होगा, तो डी आंसर होगा। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 7। A stone of mass m tied to a string of length L is rotated in a circle with another end of a string as center. The speed of a stone is v. If the string breaks, the stone will move. तो ये कहानी ऐसा है कि एक धागे से पत्थर बांध के आप इसको घुमा रहे हो, यही कहानी है ना। तो हर मोमेंट पर वेलोसिटी टेंजेंशियल रहेगा और धागे का जो टेंशन रहेगा स्ट्रिंग का, वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, यही कहानी रहेगी। Yes, sir. तो जब भी किसी भी पॉइंट पर जिस समय भी स्ट्रिंग ब्रेक करेगा, तो इस पार्टिकल के पास जिधर वेलोसिटी होगी उधर जाता जाएगा, नेट फोर्स तो 0 हो गया ना। तो यहाँ पर अगर ब्रेक किया तो ऐसा जाएगा, यहाँ पर अगर ब्रेक किया तो ऐसा जाता जाएगा, जिधर वेलोसिटी का डायरेक्शन रहेगा उधर ही जाता जाएगा ना बेटा। तो हर मोमेंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन अलोंग टेंजेंट है, तो जैसे ही स्ट्रिंग ब्रेक करेगा वो उसी डायरेक्शन में जाता जाएगा। तो इट विल मूव टुवर्ड सेंटर, रॉन्ग, अवे फ्रॉम सेंटर। अवे फ्रॉम सेंटर वैसे सही है, अलोंग टेंजेंट ये सही है। आया समझ में? Yes, sir. कोई दिक्कत किसी को? No, sir. पक्का? Yes. ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, आज ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। कॉपी कर लिया सबने? Yes, sir. ठीक है, Yes, चलो। sir.